अफेयर्स 2016 के जून के 3rd वीक, और ये जो वीडियो है पूरी तरह हिंदी में समर्पित है। आप हमारा वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर भी हमारे संबंधित मटेरियल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है हमारे डेली अपडेट जानने के लिए उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखिएगा सिंपल वे से हमारे करंट अफेयर्स में currentaffairs.wifistudy.com अगर लिखेंगे तो भी आप लोग हमारे संबंधित जो मटेरियल है करंट अफेयर्स का उसको प्राप्त कर सकते हैं। लाइक कैप्सूल हुआ, लाइक क्विज हुआ, वीडियोज हुए, और आप लोग हमारी करंट अफेयर्स की हार्ड कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की बात करते हैं। पहला समाचार है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिएगा 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। तो पूरी दुनिया में 14 जून 2016 को विश्व में रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और हमारा सवाल भी यही है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 14 जून। अगला सवाल है हाल ही में खोजे गए बृहस्पति की तरह दिखने वाले ग्रह का क्या नाम है, तो देखिएगा बृहस्पति की तरह दिखने वाले ग्रह केपलर 1647b की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति की तरह दिखने वाले ग्रह केपलर 1647b की खोज की है। दो सितारों की प्रणाली की परिक्रमा करता हुआ पाया गया, जिसके कारण इसका अस्तित्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ा हो सकता है। और हमारा सवाल था बृहस्पति की तरह दिखने वाले ग्रह का नाम। आप देखिएगा चारों ऑप्शन में केपलर केपलर लिखा हुआ है, किंतु जब ये न्यूज आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देख ली है और ध्यानपूर्वक सुना है तो इजी वे से आप लोग इसका जवाब देने में कामयाब रहेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 1647b, और ये ऑप्शन हमारे ए में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को पहली बार अपनी कानूनी समिति का अध्यक्ष चुना है। इजराइल पहली बार संयुक्त राष्ट्र की स्थायी समिति का अध्यक्ष निर्वाचित। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल को अपनी कानूनी समिति का अध्यक्ष चुना है। इजराइल को पहली बार 6 में से किसी एक समिति के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा इजराइल। इजराइल के राजधानी से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा यरूशलेम है, और यहाँ की मुद्रा शेकेल है। अगला सवाल है किस श्रीलंका स्टेडियम का हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। मोदी सिरिसेना ने जाफना में स्टेडियम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने जाफना में दुर्रैयप्पा स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया। इस उद्घाटन समारोह के दौरान मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली से इस समारोह से जुड़े। यह स्टेडियम 1997 में अनुपयोगी हो गया था, जिसका भारत सरकार ने 7 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण कराया है। और हमारा सवाल था कि कौन सा स्टेडियम है जिसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा, तो यहां से आप लोग इसी वे से आपको सवाल का आंसर मिल गया होगा, और हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, दुरैयप्पा स्टेडियम। बात करें तो कहां पर, जाफना में, और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया जाए तो श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति है मैत्रीपाला सिरिसेना। बात करें श्रीलंका की राजधानी, तो यहाँ की राजधानी श्री राज्य वृद्धनेनपुरा कोट्टे है, और कोलंबो मुद्रा श्रीलंकाई रुपया के रूप में जानी जाती है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, और राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, मैत्रीपाला सिरिसेना। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है भारत में कोरियाई निवेश की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। भारत दक्षिण कोरिया संबंधों में मजबूती हेतु कोरिया प्लस पहल आरंभ है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण और दक्षिणी कोरिया के व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्री चू हुंग-वान ने भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोरिया प्लस नामक विशेष पहल की शुरुआत की है। यह समझौता ज्ञापन मई 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरियाई दौरे का परिणाम है। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो सियोल है, और मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। किंतु हमारा सवाल था कि कौन सी पहल शुरू की गई है निवेश की सुविधा बढ़ाने के लिए भारत और कोरिया में, तो हमारा सब आंसर क्या है, कोरिया प्लस, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है।
अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2016 का विषय क्या है? 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। देखिएगा, जून 21 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। विश्व भर में 21 जून 2016 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी वर्ष की थीम है युवाओं को जोड़ें। क्या थीम है? युवाओं को जोड़ें। इस दिवस पर वर्ष 2015 में 193 संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों के लिए स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता पर प्रकाश डाला गया। और यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनेक्ट यूथ। भारत का गंगा डैन्यूब सांस्कृतिक महोत्सव हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? 3 दिवसीय भारतीय गंगा डैन्यूब सांस्कृतिक महोत्सव का हंगरी में समापन। हंगरी में भारतीय गंगा डैन्यूब सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन संस्कृति एवं पर्यटन और नागरिक विमानन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने बुडापेस्ट स्थित विगाडो थिएटर में किया। हंगरी की राजधानी की बात करें तो बुडापेस्ट है और मुद्रा यहाँ की हंगेरियन फोरिंट है। अगर यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति की बात की जाए तो चेनोस एडर हैं और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात की जाए तो विक्टर ओरबान है। तो यार राष्ट्रपति से संबंधित सवाल भी आपको इजी वे से याद हो गया, प्रधानमंत्री से संबंधित भी हो गया, यहाँ की राजधानी भी हो गई, मुद्रा भी हो गई, किंतु हमारा सवाल था भारत का गंगा डैन्यूब सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कहाँ पर किया गया? हंगरी। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का हाल ही में किस देश में अनावरण किया गया था? देखिएगा, मलेशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण। आजाद हिंद फौज का हिस्सा रहे 9 सदस्यों की उपस्थिति में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो देश का नाम क्या है? कहाँ पर? मलेशिया में। और मलेशिया की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट है। मंगल ग्रह पर एक गड्ढे का नाम एक गांव लांगटांग के नाम पर रखा गया है। यह गांव किस देश में है? मंगल ग्रह के गड्ढे का नाम नेपाल के भूकंप प्रभावित गांव लांगटांग के नाम पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर मौजूद 9.8 किलोमीटर चौड़े गड्ढे का नाम नेपाल के भूकंप प्रभावित स्थान लांगटांग पर रखा है। कौन से पे रखा है? लांगटांग पर रखा है। तो देखिएगा, हमारे सवाल का आंसर भी निकल करके जीवी से आ जाएगा कि ये देश को कहाँ का है? जापान का है। अगर ये पूछा जाए कि गड्ढे का नाम क्या रखा गया तो क्या रखा गया? लांगटांग रखा गया। टू बी क्लियर, लांगटांग नेपाल के गांव है जो 25 अप्रैल 2015 को आए भीषण भूकंप के कारण तबाह हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस गांव में भूकंप है उसके बाद आए भूस्खलन से 215 लोग मारे गए थे। अब देखते हैं कुछ राष्ट्रीय समाचार जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, QS रैंकिंग के अनुसार शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिएगा, IISc बेंगलुरु भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय। तो देखिएगा, QS संस्था की वार्षिक एशियाई हायर एजुकेशन रैंकिंग के अनुसार IISc बेंगलुरु भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय बना हुआ है। IISc को इस वर्ष सूची में एशिया में कुल 33वां स्थान मिला है। और हमारा सवाल क्या था? QS रैंकिंग अनुसार शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने जननी सेवा योजना शुरू की है? तो देखिएगा, यहाँ पर जो हम सवाल की बात कर रहे हैं वो जननी सेवा से संबंधित है और किस मंत्रालय ने की, ये हमारा सवाल है। तो रेलवे में महिला यात्रियों के लिए स्पेशल जननी योजना शुरू की गई है। तो ये पहली बात तो ये किसके लिए की गई? रेलवे में की गई है। किसके लिए की गई है? महिला यात्राओं के लिए की गई है और स्पेशल जननी योजना शुरू की गई है तो रेलवे ने। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो भी है किस मंत्रालय ने? तो रेल मंत्रालय ने शुरू की, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर निकल करके क्या आएगा? रेल मंत्रालय। रेलवे ने महिला यात्रियों के लिए एक स्पेशल जननी योजना शुरू की है जिसके तहत अब ट्रेनों में छोटे बच्चों के लिए दूध, गर्म पानी और बेबी फूड की व्यवस्था होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल ये सुविधा अगस्त क्रांति, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें मिलेगी। फिलहाल की बात करें तो इन ट्रेनों में ही ये सुविधा उपलब्ध की जा रही है।
अगला सवाल है, भारत की टाइम टेबल से चलने वाली पहली मालगाड़ी कौन सी है? तो देखिएगा, भारत की पहली ऐसी मालगाड़ी का शुभारंभ हो चुका है जो टाइम टेबल से चलने वाली है। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भारत के टाइम टेबल से चलने वाली पहली मालगाड़ी, और मालगाड़ी का नाम क्या है? कार्गो एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। इस नई पहल से अब समय पर माल पहुंच पाएगा और इससे सबसे ज्यादा फायदा व्यापारियों को होगा। ऐसा क्यों? व्यापारी को क्यों फायदा होगा? क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेगी तो बिजनेसमैन जो भी होते हैं उन्हें टाइम पे तो माल चाहिए, और तो उन्हें टाइम पर डिलीवरी करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल, स्मृति ईरानी द्वारा हाल ही में शुरू विद्यांजलि क्या है? देखिएगा, हमारा सवाल है विद्यांजलि क्या है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में विद्यांजलि की शुरुआत की है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में, कौन सी लोकेशन पर? नई दिल्ली में विद्यांजलि एक स्कूल स्वयं सेवा कार्यक्रम शुरू किया। तो ये किस तरह का कार्यक्रम है? एक स्कूल स्वयं सेवी कार्यक्रम है। तो कितना आसान हो जाता है ना सवाल का जवाब देना, जब आप ध्यानपूर्वक किसी चीज को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो माइंड कंसंट्रेट करके किया करो जो भी काम करो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब विद्यांजलि के माध्यम से होने वाला क्या? विद्यांजलि के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने की कोशिश की जाएगी। हमारा अगला सवाल है, किरण बेदी ने हाल ही में हेल्पेज SOS ऐप शुरू किया। कौन सा ऐप शुरू किया है? हेल्पेज SOS ऐप। SOS की विस्तारित रूप क्या है? तो SOS का विस्तारित रूप क्या है? तो देखिएगा, किरण बेदी ने संकट में वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। उपराज्यपाल किरण बेदी, और कहाँ की उपराज्यपाल है? पुडुचेरी की। बेदी द्वारा राजनिवास में हेल्पेज SOS ऐप शुरू किया गया। अनुप्रयोग में एक SOS सेवा और सेव और सीनियर्स बटन है जो आपात मदद काउंसलर डेस्क तक पहुंचने में सहायता करता है। तो कहने का मतलब है किसके लिए? सीनियर्स के लिए है। तो क्या हो गया? आवर, सेव आवर सीनियर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा यहां। अगला सवाल है, 3 महिला लड़ाकू पायलटों को हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? कहने का मतलब तीनों नाम इसमें दिए गए हैं, हमें ऐसा नाम चूज करना है जो इनमें नहीं है। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में भारत में पहली बार महिला फाइटर पायलट शामिल। वायुसेना अकादमी के कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में उस वक्त इतिहास रचा गया जब भारतीय वायुसेना की पहली 3 महिला फाइटर पायलटों ने गर्वपूर्वक अपने फित्तों और बिल्लों को हवा में लहराया। और इन ऑफिसर्स के नाम है अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह। तो देखिएगा, अवनी चतुर्वेदी पायलट बन चुकी है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारा जो पहली बात करें तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। भावना कंठ का भी नाम है और बात करें तो मोहना सिंह का भी नाम है, अर्थात ये तीनों का नाम है। तो बच कौन गया? मीरा कुमार। तो ये हमारा मीरा कुमार आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्क के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने ओडिशा में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्क के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देखिएगा कहां पर दी है? ओडिशा में। तो ओडिशा में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्क के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो भुवनेश्वर के निकट एक समर्पित IT हब है की स्थापना के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। और हमारा जो सवाल था वो राज्य के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे राज्य का नाम क्या आ जाएगा? ओडिशा। पार्क प्रशिक्षण इच्छुक उद्यमियों को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों तथा 10,000 से 12,000 व्यक्तियों को रोजगार क्षमता प्रदान करने की क्षमता वाला होगा। अगला सवाल है, किस राज्य ने मैत्री एक ज्ञान यात्रा पहल शुरू की है? हमारा अगला सवाल है, किस राज्य ने? राज्य का नाम बताना है, क्योंकि जो पहल है उसका नाम मैत्री एक ज्ञान यात्रा है, ये दिया गया है। असम ने कॉलेजों को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ने के लिए मैत्री ज्ञान पहल की शुरुआत की है। असम सरकार ने कॉलेजों को उच्च विद्यालयों में प्राथमिक स्कूलों से जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल मैत्री ज्ञान योजना शुरू की है। प्रारंभ में इसे राज्य के शिवसागर जिले में शुरू किया जाएगा, बाद में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? असम इस करेक्ट आंसर होगा। और अगर ये पूछा जाए कि पहले किस राज्य में शुरू किया जा रहा है असम में भी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिवसागर।
किस राज्य ने एक हेपेटाइटिस सी राहत कोष शुरू की है? पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री हेपेटाइटिस सी राहत कोष आरंभ किया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा मुख्यमंत्री हेपेटाइटिस सी राहत कोष आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस सी से पीड़ित लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। सो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा पंजाब। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, किस रसायन के खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? खाद्य पदार्थों में पोटेशियम ब्रोमेट के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध। भारत सरकार ने ब्रेड में उपयोग किए जाने वाले ब्रेड बनाने में उपयोग किए जाने वाले पोटेशियम ब्रोमेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। खाने पीने की वस्तुओं में खाद्य मिश्रण के रूप में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पोटेशियम ब्रोमेट। और ये पोटेशियम ब्रोमेट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आप देखते हैं हम लोग व्यापार और बैंकिंग की खबरें। पहला सवाल, कौन सी कंपनी ने 26.2 बिलियन डॉलर में हमारा सवाल है 26.2 बिलियन डॉलर में लिंक्डइन को खरीदा है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने 26.3 बिलियन डॉलर में लिंक्डइन को खरीदा है। तो यहां पर हमारा 26.3 और माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 एसोसिएट बैंकों का एसबीआई में होगा विलय, सरकार ने दी मंजूरी। देखिएगा, सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक था उसके एसोसिएट बैंकों को विलय को मंजूरी दे दी है। देश के सबसे बड़ा बैंक एसबीआई ने पिछले महीने अपने 5 अनुषंगी बैंकों के समय विलय था भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण पर विचार रखा था। फ्लोरिडा के बैंक ने किस देश में इस्तेमाल के लिए पहला क्रेडिट कार्ड जारी किया है? क्यूबा में उपयोग के लिए फ्लोरिडा बैंक ने पहली बार अमेरिकी क्रेडिट कार्ड जारी किया। एक छोटे क्षेत्रीय फ्लोरिडा बैंक स्टोन गेट बैंक ने पहला ऐसा क्रेडिट कार्ड जारी करके इतिहास दिया है जिसे क्यूबा में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कार्ड अमेरिकियों के लिए क्यूबा की यात्रा और वहां काम करना आसान कर सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्थात क्यूबा। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए एक 200 करोड़ का कोष बनाया है? यानी कि 200 करोड़ का कोष बनाया है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा, एसबीआई ने स्टार्टअप, किसने? एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की है और बैंक का नाम है एसबीआई, बोले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो मुंबई में है, और अगर पूछ लिया जाए इसके अध्यक्ष के बारे में तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल, कौन सी कंपनी ने एआईसीटीई के साथ स्वयं मंच के लिए अनुप्रयोग बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? माइक्रोसॉफ्ट और एआईसीटीई ने स्वयं मंच के लिए एप्लीकेशन के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और माइक्रोसॉफ्ट को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए अपने तकनीकी भागीदार के रूप में चुना है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम कार्यक्रम को स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स के रूप में नामित किया गया है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। अगला सवाल है, विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नई सीमा क्या है? नई सीमा के बारे में पूछ रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने रक्षा एवं नागरिक उड्डयन में कितने प्रतिशत? 100% एफडीआई को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सिविल एविएशन में भी सरकार ने 100% एफडीआई को मंजूरी दी। ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में भी नियमों में संशोधन करते हुए निवर्तमान एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र में आर्म्स एक्ट 1959 के अनुसार छोटे हथियार और उसके पार्ट्स में ही एफडीआई लागू होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो 100% होगा। और पहले पूछ लिया जाए पहले कितनी थी, तो कितने से बढ़ाकर कर दिया गया? 49% से। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि कितना था पहले? 49, और अब कितना कर दिया गया? 100%। तो 100% के लिए तो आपने सवाल देख लिया, और यहाँ पर इसका अच्छे से इसीलिए अध्ययन करना है कि पहले 49 थी। ओके,
अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक को क्लस्टर बम बनाने वाली कंपनियों को वित्त पोषण करने वाली बैंकों के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये है हमारा अगला सवाल। क्लस्टर बम निर्माताओं के वित्त पोषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल। और हमारा काम भी क्या, हमारा जो सवाल था उसमें भी हमें बैंक से संबंधित ही सवाल था, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। बोले तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे हम लोग सवाल करते हैं, और कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं हाल ही में जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं। तो पहला सवाल है हमारा, राणू लंखतासा को उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। यह परिषद किस राज्य में स्थित है? रानू लंगथासा असम में, कौन से में? असम में NCHC की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त। रानू लंगथासा को सर्वसम्मति से उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। इससे वह 1950 से लेकर अब तक इस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा असम। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें अधिवेशन के लिए अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिजी के पीटर थॉमसन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। अगर देश का नाम पूछा जाए तो फिजी, और नाम क्या है? पीटर थॉमसन, अर्थात डी ऑप्शन। फिजी की राजधानी सुवा है और यहाँ की मुद्रा डॉलर के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल, दूरदर्शन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वरिष्ठ IAS अधिकारी सुप्रिया साहू दूरदर्शन की महानिदेशक नियुक्त है। तो कौन है? सुप्रिया साहू, डी ऑप्शन। वरिष्ठ IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को दूरदर्शन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पूर्णकालिक महानिदेशक होगी। वह अर्पणा वैश्य जो दूरदर्शन की कार्यकारी अध्यक्ष थी की जगह लेंगी। और दूरदर्शन की बात करें तो इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगर इसके मालिक की बात करें तो प्रसार भारती। अगला सवाल, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो देखिए, सुनील भारती मित्तल इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त है। भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को 16 जून 2016 को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया। उनका चुनाव ब्राजील स्थित साओ पाओलो में हुए मतदान में किया गया। मित्तल इस पद पर टेरी मैकग्रा का स्थान लेंगे। मैकग्रा S&P ग्लोबल के मानद अध्यक्ष हैं। किंतु हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना उसके अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो हमारा अब आंसर देने में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनील भारती मित्तल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कमला शेरिन लखदीर को किस देश में अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो ओबामा ने भारतीय मूल के अमेरिकी को मलेशिया के राजदूत नामित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के राजनयिक कमला शेरिन लखदीर, नाम क्या है? कमला शेरिन लखदीर को कहाँ का? मलेशिया में अमेरिका की अगली राजदूत के रूप तौर पर नामित किया है। वह मलेशिया में अमेरिका की अगली राजदूत होगी। वह जोसेफ वाई यून की जगह लेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मलेशिया। अगला सवाल है, किस पूर्व क्रिकेटर को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा, चेतन चौहान NIFT अध्यक्ष नामित। भाजपा के पूर्व सांसद चेतन चौहान जो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेल चुके हैं, को फैशन टेक्नोलॉजी के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। सो यहाँ पर हमारा सवाल था, अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, जैसा कि आपने देखा, चेतन चौहान, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा कौन सा होगा? टी होगा। देखिएगा यहाँ पे चेतन भी दो नाम दे रखे हैं, अब कंफ्यूज होने की रिक्वायर्ड नहीं है। चेतन चौहान है, ना कि शर्मा, इसलिए हमारा ऑप्शन टी है। अगला सवाल है, टाइगर डिवीजन के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो देखिएगा मेजर जनरल शर्मा टाइगर डिवीजन के नए जीओसी, मेजर जनरल शर्मा, मेजर जनरल संजीव कुमार शर्मा, यहाँ पर नाम देखिएगा, ने जम्मू स्थित टाइगर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर पदभार संभाला है। मेजर शर्मा ने मेजर जनरल संजीव नारायण से कमान संभाली है। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आने वाला है ए, संजीव कुमार शर्मा। अगला सवाल है, गुजरात वाणिज्य और उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा विपिन आर पटेल गुजरात वाणिज्य और उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष बने। बिजनेसमैन विपिन आर पटेल को 2016-17 के लिए गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह रोहित जे पटेल की जगह लेंगे। एक अन्य घटनाक्रम में शैलेश पटवारी को चैम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किंतु हमारा सवाल जो है वो नाम जानना चाहते थे कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा विपिन आर पटेल, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्जीनिया रेगी किस शहर की पहली महिला मेयर बनी? वर्जीनिया रेगी रोम की पहली महिला मेयर बनी। रोम में हुए स्थानीय चुनाव में वर्जीनिया रेगी पहली महिला मेयर चुनी गई। रोम के इतिहास में वे पहली महिला मेयर हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो रोम होगा, अर्थात ये ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं पुरस्कारों की। किस देश ने भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? प्रणब मुखर्जी को आइवरी कोस्ट का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आइवरी कोस्ट पहुंचने पर देश के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय ग्रैंड को एक्स से सम्मानित किया गया। आइवरी कोस्ट की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी यामोसुक्रो और यहाँ की मुद्रा को फ्रैंक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो सम्मान दिया गया उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रैंड कोइक्स। और दिया कहाँ के देश ने है? आइवरी कोस्ट ने दिया है। चलिए छोटा सा सवाल पूछते हैं। इसमें एक और सवाल आया कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कई लोग तो अभी भी सोच रहे होंगे, ये न्यूज सुनने के बाद, देखने के बाद फिर भी डाउट हो रहा होगा। देखिए करेक्ट लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी। अगला सवाल, 2016 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? मार्केट एटवुड 2016 के पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित कनाडा के उपन्यासकार और पर्यावरण कार्यकर्ता मार्गरेट एटवुड को 2016 के पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह साहित्य के लिए ऑर्थर सी क्लार्क पुरस्कार, प्रिंस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार की भी विजेता है। किंतु हमारा सवाल है कि किसने जीता है? तो हमारे सवाल का आंसर होगा टी, यानी कि मार्गरेट एटवुड। अगला सवाल, किस बैंक को निष्पक्ष व्यापार आचरण के लिए जवाहरलाल, देखिएगा बैंक की बात कर रहे हैं और वो भी निष्पक्ष व्यापार के लिए और उसके आचरण के लिए जवाहरलाल बजाज अवार्ड 2016 मिला है। कर्नाटक बैंक को जवाहरलाल बजाज पुरस्कार। कर्नाटक बैंक लिमिटेड CFBP निष्पक्ष व्यापार आचरण के लिए परिषद निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के लिए जवाहरलाल बजाज पुरस्कार हासिल किया। बैंक को सेवा उद्यम लार्ज श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया। कर्नाटक बैंक की स्थापना 1924 में हुई और इसका मुख्यालय मंगलोर में है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर निकल करके आएगा वो कर्नाटक बैंक, अर्थात बी ऑप्शन राइट है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने फिल्म एक्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में 4 पुरस्कार जीते हैं? केरल पर्यटन ने पोलैंड में फिल्म एक्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 4 पुरस्कार जीते। केरल पर्यटन ने फिल्म महोत्सव फिल्म एक्ट के 11 संस्करण में 4 पुरस्कार हासिल किए। पोलैंड में फिल्म समारोह पर्यटन कला और प्रस्तुतियों के लिए समर्पित है। और यहाँ बात चल रही थी कि कौन से राज्य ने जीते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा केरल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, शंघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ये बात करें तो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ? शंघाई में। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिएगा शंघाई फिल्म फेस्टिवल में टॉप अवार्ड में दिखी तिथि की धूम, कन्नड़ फिल्म। बात करें तो कैसी फिल्म है? कन्नड़ फिल्म है। तिथि ने 19वें, ये कौन सा प्रोग्राम था? 19वें शंघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के एशिया न्यू टैलेंट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक का पुरस्कार अपने नाम किया। निदेशक राम रेड्डी की तिथि 3 पीढ़ियों के बारे में है, जिसके काबिले में सबसे वृद्ध की मौत पर प्रतिक्रिया दर्शाती है।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो निकल करके आने वाला है, फिल्म का नाम वो तिथि है और कैसी फिल्म, ये कन्नड़ फिल्म है। अब देखते हैं खेल समाचार। भारतीय पुरुष की 4x400 मीटर रिले टीम ने 18 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्प्रिंट और रिले टीम कप में 3 मिनट 0.217 सेकंड का समय में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस तरह उन्होंने बैंकॉक में 1998 एशियाई खेलों में बनाए गए पिछले 3 मिनट 02.62 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अगला सवाल है, रियो ओलंपिक के लिए आधिकारिक स्लोगन क्या है? कहाँ की बात करें, रियो ओलंपिक की। ये सवाल बहुत दिमाग में रखना है कि रियो ओलंपिक कहाँ पर होने जा रहा है और कब होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो हमारा सवाल है वो स्लोगन को लेकर के है। किसको लेकर के है? स्लोगन को लेकर। ए न्यू वर्ल्ड, रियो ओलंपिक का आधिकारिक स्लोगन। रियो 2016 आयोजन समिति ने दक्षिण अमेरिका में पहली बार होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए ए न्यू वर्ल्ड को आधिकारिक स्लोगन घोषित किया है। तो ये रियो ओलंपिक होने जा रहे हैं, कब होने जा रहे हैं? 2016 में। आयोजन समिति कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की। इसमें ओलंपिक और पैरालंपिक खेल हो रहे हैं और इसलिए इसकी थीम रखी गई है ए न्यू वर्ल्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है, किस टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2016 जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने हीरो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2016 का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने लंदन में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता खिताब जीत लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पहली बार सिल्वर मेडल हासिल करने में सफल रहा। निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सके, जिसके बाद शूट आउट हुआ। निर्णायक शूट आउट में भारत विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मैच में 1-3 के अंतर से हार गया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी का 14वीं बार चैंपियन बना। तो यह बात कर रहे हैं हम चैंपियन की, तो चैंपियन में ऑस्ट्रेलिया का नाम है और भारत को इसमें क्या मिला है? तो देखिएगा सिर्फ सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब रही है। अगला सवाल है, किस टीम तीरंदाजी विश्व कप 2016 में रजत पदक जीता है? तो कौन सी टीम है? भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीता है। भारत की मिक्स टीम दीपिका कुमारी एवं अत्तानु दास ने तुर्की स्थित अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। और कोयालती बीच पार्क में आयोजित फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम एवं दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबले का परिणाम 1-5 रहा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इंडिया। अगला सवाल, क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट 2016 किसने जीता है? तो एंडी मर्रे ने मिलोस राओनिक को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार क्वींस खिताब जीतने में कामयाब रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वह एंडी मरे अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, किस राज्य क्रिकेट संघ के अधिकारियों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने निलंबित कर दिया है? तो देखिएगा बीसीसीआई ने गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित 3 को किया सस्पेंड। बीसीसीआई ने छीछे के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलने और बीसीसीआई का चेक भुनाने के आरोप में गिरफ्तार गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के 3 आला अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। तो यहाँ हमें हमारे सवाल का जवाब मिल चुका है और करेक्ट आंसर होगा गोवा। अब बात करते हैं वो हस्तियां जो हमारे बीचों बीच नहीं रही। मुद्रा राक्षस का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? वयोवृद्ध साहित्यकार मुद्रा राक्षस का निधन। बहुमुखी प्रतिभा के धनु वयोवृद्ध साहित्यकार मुद्रा राक्षस का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में निधन हो गया। वह अनुव्रत कलकत्ता आधारित पत्रिका के संपादक थे। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो साहित्यकार थे। अगला सवाल है, अंजन दत्ता का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? असम कांग्रेस प्रमुख अंजन दत्ता का निधन। कांग्रेस प्रमुख बोले तो राजनीतिक के असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अंजन दत्ता का हृदय गति रुक जाने से एम्स में निधन हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा है डी अर्थात राजनीतिक के थे वो। अगला सवाल, मणिमाला देवी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन सी भाषा की अभिनेत्री थी? यहाँ पर अभिनेत्री तो थी किंतु कौन सी भाषा की, ये सवाल है हमारा। उड़िया अदाकारा मणिमाला देवी का निधन। उड़िया फिल्म की अदाकारा मणिमाला देवी का लंबी बीमारी के बाद एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 86 वर्ष की थी। 1960 के दशक में उन्होंने विभिन्न पिक्चर फिल्मों तथा नाटकों में काम करते हुए उड़िया फिल्म जगत पर राज किया। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा डी ऑप्शन अर्थात उड़िया।